जय हिंद दोस्तों, मैं आ गया हूँ नए वीडियो के साथ। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कंप्लीट कोर्स। इस वीडियो में आपके साइड पेज पर आपको सिलेबस अवेलेबल है, आप चेक कर सकते हैं क्या आपका टॉपिक इसमें आपको दिख रहा है। और दिख रहा है तो आप यहाँ टाइम स्पेंड कीजिए, अदरवाइज़ आप टाइम वेस्ट ना करें। तो हम इसमें यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4 और यूनिट 5 सब पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट 1 से। यूनिट 1 में हमने एक्सप्लेन किया है एथिक्स एंड एथिकल नॉर्म्स विद द हेल्प ऑफ यूजिंग सम क्वेश्चंस, और उनके आंसर भी मैं इसी वीडियो में दूंगा। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर अपने आंसर को लिख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, व्हाट इज़ एथिक्स। तो भाई एथिक्स है क्या। तो सबसे पहला पॉइंट हमने डिस्क्रिप्शन में जो दिया है वो है कि ग्रीक वर्ड इथोस से आपका एथिक्स वर्ड डिराइव हुआ है, जिसका मतलब कैरेक्टर या कंडक्ट होता है। एथिक्स फिलॉसफी के ऊपर डिपेंडेंट है, आपकी मोरालिटी के ऊपर बताता है। अब मोरालिटी क्या है, तो मोरालिटी आपके एक्शंस और बिहेवियर होते हैं जो आपको पर्टिकुलरली किसी ट्रेडिशन में बताते हैं कि आपने गुड किया है या इविल किया है, अच्छा किया है या बुरा काम किया है, वो आपकी मोरालिटी होती है। और मोरालिटी के ऊपर सोचने वाली फिलॉसफी आपकी एथिक्स होती है। ठीक है, तो मोरल और एथिक्स बेसिकली आप चाहें तो इन टर्म्स को सही के लिए पर्यायवाची बोल सकते हो। और एथिक्स एक साइंस होता है जो कि मॉरल बिहेवियर से जुड़ा हुआ होता है, या फिर कहें सही या गलत चीज़ से जुड़ा हुआ होता है। आपको बताता है एथिक्स की सही क्या है गलत क्या है। ठीक है, बेसिकली एथिक्स में होता क्या है, तो एथिक्स में आपके प्रिंसिपल्स दिए होते हैं कि आपको क्या सही करना है और क्या गलत नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो क्या सही करना है, तो सही के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं राइट। तो राइट वर्ड भी लैटिन वर्ड रेक्टस से डिराइव किया गया है, जिसका डायरेक्टली मीनिंग होता है अकॉर्डिंग टू रूल। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू रूल अगर आप कर रहे हैं तो वो सही है। ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा पास नेचर ऑफ एथिक्स। एथिक्स के क्या नेचर होते हैं, तो हमने नेचर ऑफ एथिक्स में डिफाइन किया है एथिक्स इज ए नॉर्मेटिव साइंस। एथिक्स हमारा क्या है, नॉर्मेटिव साइंस है। एथिक्स इज ए साइंस ऑफ कैरेक्टर। एथिक्स इज नॉट ए प्रैक्टिकल साइंस एंड एथिक्स इज नॉट एन आर्ट। अब भाई नॉर्मेटिव साइंस से आप क्या समझेंगे, तो नॉर्मेटिव साइंस आप याद समझे पॉजिटिव साइंस, पॉजिटिव बिहेवियर, पॉजिटिव फैक्ट्स। ठीक है, सही से रिलेटेड है ना हमारा एथिक्स, तो इसीलिए हमने उसको पॉजिटिव साइंस बोला है। अच्छा, व्हाट इज साइंस ऑफ कैरेक्टर। साइंस ऑफ कैरेक्टर क्या है, तो साइंस ऑफ कैरेक्टर का मतलब होता है कि हर जो साइंस है ना वो एक किसी नॉलेज से डिपेंड करता है, नॉलेज पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल फिजिक्स है, वो फिजिक्स की नॉलेज है उसके अंदर कुछ। ठीक है, बायो है तो उसमें कुछ बायोलॉजिकल रिलेटेड चीज़ें आपको एक्सप्लेन की जाती है। केमिस्ट्री में आपको केमिकल रिलेटेड चीज़ें एक्सप्लेन की जाती है। ठीक है, तो मीन्स हर साइंस जो है वो एक डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज होता है। तो साइंस ऑफ कैरेक्टर भी है एथिक्स में, उसमें भी एथिक्स में भी नॉलेज है, एक डिपार्टमेंट ऑफ नॉलेज है कि क्या सही है क्या गलत है। ठीक है, इसीलिए हमने उसको साइंस ऑफ कैरेक्टर बोला है। नॉट ए प्रैक्टिकल साइंस, तो प्रैक्टिकल साइंस नहीं है, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल साइंस नहीं है। प्रैक्टिकल साइंस केमिस्ट्री होता है जिसमें एक रंग मिलाया दूसरा रंग, मतलब एक केमिकल मिलाया दूसरा केमिकल मिलाया और कुछ नया केमिकल बना दिया, तो वहाँ पे प्रैक्टिकली हो सकता है। बट एथिक्स प्रैक्टिकल साइंस नहीं है, वो आपको सिर्फ गोल्स के बारे में बताता है कि आप ऐसा करेंगे तो आपको ऐसा मिल जाएगा, बट ये नहीं बताता कि कैसे मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए प्रैक्टिकल साइंस नहीं बोल सकते हो आप उसको। और एथिक्स को आर्ट भी नहीं कह सकते। अब आर्ट क्या होता है, किसी किसी में कला होती है कि वो क्रिएटिव बन जाता है और अपना कुछ नया इनोवेट करके बना देता है। ठीक है, राइट। फॉर एग्जांपल डांस फॉर्म्स हैं, तो माइकल जैक्सन जब थे तो उन्होंने कई सारे डांस फॉर्म खुद से बनाए थे जो आज तक चलते आ रहे हैं, तो ये इनोवेशन है। तो एथिक्स में इनोवेशन नहीं होता है, एथिक्स हमारे सबसे प्री डिसाइडेड है। भाई जब इंसान आए धरती पे, महाभारता हुई, महाभारता जैसे स्क्रिप्चर्स लिखे गए, तो उसमें भी एथिक्स का वर्णन है। मतलब ये इसका एग्जिस्टेंस बिफोर ह्यूमंस है। ठीक है, तो एथिक्स में आप कुछ नया इनोवेट नहीं करोगे, आपके पास सब चीज़ है, तो इसीलिए हम उसको आर्ट भी नहीं कहते हैं, ये नेचर हो गए। हम आगे बढ़ते हैं हमारे टॉपिक में। तो हमारा टॉपिक अगला है स्कोप ऑफ एथिक्स। तो स्कोप ऑफ एथिक्स को मैंने 4 स्फीयर्स में बांटा है, मोरल, सोशल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल। बेसिकली स्कोप क्या होता है, स्कोप मतलब कि आप कहाँ कहाँ एथिक्स का यूज़ करते हो। तो मोरल स्फीयर पे आप एथिक्स का यूज़ करते हो, मोरल जगह पे आप एथिक्स का, मोरल मतलब
खुद का अंतर्भावना पे, मतलब ह्यूमन इंडिविजुअली एथिक्स का यूज़ करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपने किसी की मोबाइल ले लिया, ठीक है, मान लीजिए उठा लिया, आपका मन किया कि चलिए मैं इस मोबाइल को ले जाता हूँ, आईफोन रखा है ले जाता हूँ, लेकिन मन के अंदर से एक भावना आती है कि यार किसी का तो होगा, उसने भी तो पैसे लगाए होंगे, तो ये मोरल स्फीयर है, ठीक है। सोशल स्फीयर आपका फॉर एग्जांपल फैमिली में चल रहा है, फैमिली में आपके मदर हैं, मदर आपके आइसक्रीम लेके आए और आपके बड़े भाई को दे दिया, आपको नहीं दिया, तो उनको भी एक बार के लिए लगता है कि मैंने कुछ गलत किया है, मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन करना था। तो ये सोशल स्फीयर है, ये आपके फैमिली, फ्रेंड्स, ठीक है, और कहीं भी जो भी सोशल सोसाइटी का सर्कल होता है वहाँ पर यूज़ किया जाता है। रिलीजियस स्फीयर, तो भाई हमारे सनातन संस्कृति में हम तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि मोक्ष अगर प्राप्त करना है तो आपको यूं रहना है, झूठ नहीं बोलना है, सत्य के साथ रहना है, ठीक है। तो बेसिकली ये रिलीजियस स्फीयर को डिफाइन करता है। इसके बाद पॉलिटिकल कंसिडरेशन, तो पॉलिटिकल डेमो, कई सारे हमारे नेता, कई सारे तो नहीं बोलेंगे, कुछ ही बच गए हैं अब तो जोक्स अपार्ट, सो वही पॉलिटिकल कंसिडरेशन भी होती है एथिक्स में, मतलब पॉलिटिक्स में भी एथिक्स यूज़ होता है, क्योंकि पॉलिटिक्स में भी कुछ रूल्स ऑफ लॉ हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है, और रूल्स को ही तो, अकॉर्डिंग टू रूल को ही तो सही कहते हैं, और सही करना ही एथिक्स होता है, ठीक है। तो स्कोप ऑफ एथिक्स पॉलिटिक्स में भी होता है। ऑब्जेक्टिव क्या है एथिक्स का, तो भाई बेसिकली ऑब्जेक्टिव जो है एथिक्स का वो सिंपल सीधा है कि भाई हम ह्यूमन बिहेवियर को पढ़ेंगे और समझेंगे और उसके हिसाब से प्रिंसिपल्स और मोरल स्टैंडर्ड्स बनाएंगे, ठीक है। अब बेसिकली एथिक्स जो है कंपलसरी नहीं है किसी के लिए, बट फिर भी सब लोग फोर्स होते हैं कि एथिकल काम करें, गलत ना करें, सब फोर्स्ड हैं, ठीक है, और अधिक कम ही लोग गुनाह करते हैं, हर कोई गुनाह नहीं कर रहा है। अच्छा, कुछ IMP क्वेश्चंस यूनिट 1 से, तो बेसिकली डिफाइन एथिकल नॉर्म्स है, तो एथिक्स एक डिसिप्लिन है दैट स्टडी द कंडक्ट और मतलब कंडक्ट आपके बिहेवियर को स्टडी करती है, ठीक है। फिलोसफी हो गई, थियोलॉजी हो गई, लॉ हो गई, साइकोलॉजी हो गई, सोशियोलॉजी हो गई, इन सभी में एथिक्स का यूज़ होता है। तो आप कह सकते हो कि ये सब एथिक्स की ब्रांचेस हैं, फिलोसफी, थियोलॉजी, लॉ, क्योंकि इन सब में आपको एक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग दिया जाता है, तो आपको उसके हिसाब से रहना होता है, वही एथिक्स होता है हमारा, ठीक है। रिलेट एथिक्स टू इंडियन स्कल्पचर्स, तो भाई अगर आपको ऊपर वाले आंसर जो डिफाइन एथिकल नॉर्म्स है उसको अगर बढ़ाना है तो आप चाहें तो उसमें व्हाट इज एथिक्स के भी पॉइंट्स इंक्लूड कर सकते हैं। रिलेट एथिक्स टू इंडियन स्कल्पचर्स, तो भाई इसमें आप गीता के बारे में कितना ही लिख सकते हो, तो गीता इज अ हैंडबुक ऑफ एथिक्स, ठीक है, उसकी टीचिंग्स रैशनल और साइंटिफिक हैं अप्रोच में, ठीक है। मोस्टली 3 कॉन्सेप्ट गीता में यूज़ हुए हैं, स्वभाव, स्वधर्म, निष्कर्मा, निष्काम कर्मा, ठीक है। स्वभाव मतलब सबके प्रति एक भाव, स्वधर्म मतलब सभी का एक धर्म सनातन, निष्काम कर्म मतलब किसी का मतलब फल की चिंता ना करें, काम करते रहें, वो निष्काम कर्म कहलाता है, ठीक है। ये हमारी गीता में लिखा हुआ है। और इंडियन एथिक्स हॉलिस्टिक हैं, ऑल ओवर एप्लीकेबल हैं, ठीक है। गीता में बहुत सारी चीज़ें आपको समझाई गई हैं, इंडिविजुअल के डिज़ायर्स, इमोशंस, एम्बिशंस को कैसे एथिकली अचीव किया जा सकता है, ये सब आपको गीता में लिखा हुआ है। और गीता तो पढ़ने लायक एक महान ग्रंथ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2 बिजनेस एथिक्स एंड CSR, तो भाई बिजनेस एथिक्स और CSR है क्या, तो बिजनेस एथिक्स का हम आंसर पहले ही दे चुके हैं व्हाट इज एथिक्स में, आप वही पॉइंट्स को आंसर में आप रिपीट कर सकते हैं। CSR पढ़ लेते हैं, तो CSR एक बिजनेस मॉडल है, कंपनियों में एक बिजनेस मॉडल है जिससे कंपनियां सोसाइटी और एनवायरनमेंट के लिए कुछ काम करती हैं, उनको बिगाड़ने के अलावा, क्योंकि हर कंपनी बिगाड़ती तो है सोसाइटी और एनवायरनमेंट को। अगर कोई कंपनी टेक्सटाइल है तो वो पॉल्यूशन तो क्रिएट कर ही रही है, बट CSR एक्टिविटी एक ऐसा मॉडल है जिसके थ्रू वो जो डिग्रेडेशन हो रहा है उससे ज़्यादा वो दे रही है सोसाइटी को, ठीक है, तो उसको CSR मॉडल हम कहते हैं। CSR सोसाइटी और कंपनी की इमेज को इम्प्रूव करने में मदद करता है, सोसाइटी में रहने की सुविधाओं को इम्प्रूव करता है। CSR को हम 4 कैटेगरीज में बांटते हैं। एनवायरमेंटल समझ गए होगे आप, एथिकल इतनी देर से डिस्कस कर रहे थे। अब आता है ये वर्ड फिलोनथ्रोपिक एंडेवर्स, तो फिलोनथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी रेफर्स टू हाउ ए कंपनी स्पेंड इट रिसोर्सेज टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस, मतलब कंपनी का जो रिसोर्सेज है, कैश हो गया मान लीजिए, तो उसको वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर रही है सोसाइटी को एक बढ़िया जगह बनाने के लिए, रहने लायक। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती है, कुछ कंपनियां अपने सोसाइटी में स्कूल फ्रीली ओपन करती हैं, कुछ कंपनियां हेल्थ कैंप ओपन करती हैं फ्रीली, ठीक है।
तो ऐसे कई सारे आप एग्जाम्पल CSR के अंडर में ला सकते हैं। यूटिलिटेरियन व्यू ऑन बिजनेस एथिक्स क्या होता है? तो यूटिलिटेरियन व्यू एक ये थ्योरी थी। अच्छा, इस थ्योरी में क्या दिया गया है? तो इस थ्योरी में ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल दिया गया है। अब पहले समझ लेते हैं यूटिलिटेरियनिज्म का मतलब क्या है। तो ये एक सिस्टम है जिसमें आपको डिफाइन किए गए हैं बेस्ट एक्शंस जिनसे ज़्यादा हैप्पीनेस क्रिएट होगी ज़्यादा लोगों के लिए, ठीक है। मोस्ट हैप्पीनेस फॉर द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ द पीपल। सोसाइटी, ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल को ये नियम कानून भी बताती है जिनसे कि ऐसा हो पाए, एक्चुअली हो पाए कि आप बहुत ज़्यादा खुशी प्रोड्यूस, हैप्पीनेस प्रोड्यूस कर पाएँ बहुत ज़्यादा लोगों के लिए। तो ये CSR से ही पॉसिबल है, ठीक है। एथिक्स एक फिलॉसफी का एरिया है जिसमें आप गुड फ्रॉम बैड डिटरमाइन करते हैं, राइट फ्रॉम रॉन्ग डिटरमाइन करते हैं, अच्छे और बुरे का अंतर आप समझते हैं, यही एथिक्स है। और यूटिलिटी रेफर्स टू कैपेसिटी ऑफ डिसीजन। यूटिलिटी का मतलब डिसीजन लेने की कैपेसिटी है जिससे आप बहुत लोगों का भला कर सकते हो बड़ी क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये यूटिलिटेरियन व्यू है बिजनेस एथिक्स का। एथिक्स के क्या इंपॉर्टेंस है? सबसे पहला, सेटिस्फाई बेसिक ह्यूमन नीड। आपकी सोसाइटी में जो लोग कैपेबल नहीं हैं, अगर आप देखिए CSR जो है 2% हर कंपनी को देना कंपलसरी कर दिया है इंडियन गवर्नमेंट ने। तो इंडियन गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर दिया है, तो 2% अगर कोई कंपनी डोनेट कर रही है तो किसी ना किसी का तो भला हो रहा है, किसी ना किसी ह्यूमन की बेसिक नीड्स तो सेटिस्फाई हो ही रही हैं। क्रिएटिंग क्रेडिटिबिलिटी का मतलब क्या होगा कि भाई आपके फॉर एग्जांपल देखिए, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का इनिशिएटिव ले रही है, ठीक है, तो उससे क्या होगा, उसकी ही वैल्यू बढ़ेगी ना उस कंपनी की। नेक्स्ट पॉइंट, यूनाइटिंग पीपल एंड लीडरशिप। आप एकता बनाते हो लोगों में, सोसाइटी में एकता डेवलप करते हो। इंप्रूविंग डिसीजन मेकिंग इससे इंप्रूव होता है। लॉन्ग टर्म गेन्स, लंबे समय का बेनिफिट मिलता है। फॉर एग्जांपल, अगर आज मैं किसी की बिना फल की चिंता करे मैं किसी की सहायता कर रहा हूँ, कल भी मैंने किया, ऐसे मैं साल भर तक करता गया, तो वो तो जिनकी मैं मदद कर रहा हूँ उनकी नज़रों में तो मैं एज ए गॉड हो गया ना, मेरा तो ब्रांड वैल्यू बन गया, मेरा गुडविल बन गया, ठीक है। तो ये मेरे बिजनेस को लॉन्ग टर्म गेन देता है, ठीक है। यूनिट 3, इंडियन एथोस। तो भाई सनातन संस्कृति के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो ये यूनिट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए, इंडियन एथोस। तो इंडिया में एथोस के नाम पे हम लोग वेदास पढ़ते हैं। तो हमारे पास 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो सबसे पहले देखिए, हमारे जैसा कि मैंने कहा था कि एथिक्स बिफोर ह्यूमन क्रिएशन से चला आ रहा है, तो सनातन संस्कृति में हमारे चारों वेदों में लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कुछ लाइनें डाली है। ऋग्वेद संहिता से पहली लाइन है, वन शुड नॉट डिस्ट्रॉय ट्रीज को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए। अब आप बोलेंगे ये तो सबको पता है, तो सबको पता है तो, लेकिन हमारे तो वेदास में लिखा हुआ है ना। इसके बाद ऋग्वेद में ही वापस से लिखा है, प्लांट्स आर मदर्स एंड गॉडेस। तो पौधे जो हैं वो पूजनीय हैं, भगवान के बराबर हैं। ऋग्वेद ने अर्थ को मदर के रूप में, स्काई को फादर के रूप में बताया। वेदास वेल्थ पर भी एम्फसाइज करते हैं और अपने बेस्ट से बेस्ट एफर्ट एथिकली और मोरली लगाकर वेल्थ कमाने की कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द लाइन इज, वेल्थ हैज़ टू बी वॉन बाय डीड्स ऑफ ग्लोरी। मतलब सही कर्मों से ही वेल्थ कमानी चाहिए। सोशल डायमेंशन जो वेदा के हैं बहुत बड़े हैं। अथर्ववेद में लिखा है, वेल्थ एक्यूमुलेटेड थ्रू 100 हैंड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू 1000 हैंड्स। अगर वेल्थ 100 हाथों से कमाई गई है तो उसे 1000 हाथों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। मीन्स दे आर सेइंग दैट आप अगर 100 एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हो तो आप 1000 लोगों का बेनिफिट करो। बेसिकली CSR एक्सप्लेन किया गया है इस पॉइंट में। अथर्ववेद में जब कोई मैनेजमेंट की थ्योरी नहीं थी, कुछ नहीं था, हमारे वेद्स में CSR का भी वर्णन है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी वर्णन है। ऐसे ही होली बाइबल, गुरु ग्रंथ साहिब, कुरान, सब में ये सब डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं। तो इंडिया की जो कल्चर है वो बहुत ही रिच है, आप उसको जाएं पढ़ें। इज मैनेजमेंट कल्चर बाउंड, हमारा नेक्स्ट टॉपिक। तो भाई मैंने एक लाइन बोल्ड कर रखी है सेंटर में, देखिए, मैनेजमेंट इज
पार्शली कल्चर बाउंड एंड पार्शली नॉट। कल्चर बाउंड भी होती है और कल्चर बाउंड नहीं भी होती है। तो भाई सबसे पहले समझ लेते हैं कल्चर क्या है। तो कल्चर एक पैटर्न ऑफ बिहेवियर है, ठीक है, कंपनी का एक सराउंडिंग बन जाता है, या दूसरे तरीके से आप बोलें तो कल्चर एक शेयर्ड वैल्यूज़ है, बिलीव्स है, नॉर्म्स है, नॉलेज है, प्रैक्टिस है। और मैनेजरियल प्रोसेस टेक्निक्स यूनिवर्सल होती हैं। आप सभी को पता है मैनेजमेंट है क्या। तो मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एंड देयर एग्जिस्ट नो डिफरेंस अमॉन्ग मैनेजर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजर्स और मैनेजमेंट में कुछ अंतर है ही नहीं। मैनेजमेंट को फॉलो करने वाला, करवाने वाला मैनेजर होता है, तो कोई बाउंडेशन है ही नहीं। लेकिन वहीं अगर आप देखें तो मैनेजरियल पैटर्न्स में बाउंडेशन होती है, कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। पंजाब का मैनेजर कुछ और तरीके का इस्तेमाल करेगा, वहीं तमिलनाडु का मैनेजर कुछ और तरीके यूज़ करेगा, तो कल्चरल डिफरेंस आ जाता है। तो एक तरीके से बाउंडेशन भी आ गई और एक तरीके से बाउंडेशन भी नहीं थी। तो इसका आंसर यही है कि मैनेजमेंट इज पार्शियली कल्चरल बाउंड एंड पार्शियली नॉट। चलिए यूनिट 4 पे आ जाते हैं, इंडियन वैल्यूज़। तो ये तो छोटा ही होने वाला है क्योंकि ज़्यादा कुछ बड़ा टॉपिक है नहीं। इंडियन वैल्यूज़ और वैल्यूज़ फॉर मैनेजर्स है इसमें पहला टॉपिक। तो चलिए देखते हैं। वैल्यूज़ ऑफ इंडियन कल्चर रिलीजियस और ट्रेडिशन से मिलकर बनी है। कई सारे रिलीजन से इंडिया बना है। इंडिया में रिलीजन और रीजन की वजह से कई सारी वैल्यूज़ आई हैं, कई सारे एथिक्स बने हैं। कुछ वैल्यूज़ कॉमन भी हैं और कुछ वैल्यूज़ अनकॉमन भी हैं, जैसे कि रिस्पेक्ट करना एल्डर्स की, फैमिली यूनिटी, कर्मा में बिलीव करना। तो ये सब तो बहुत कॉमन है सारे इंडिया में। नॉर्थ इंडिया चले जाओ, साउथ इंडिया चले जाओ, ईस्ट इंडिया या वेस्ट इंडिया, सब तरफ आपको कॉमन मिलेगी। कंट्री का रीजन वाइज कुछ जगह रिच ट्रेडिशन बन जाता है म्यूज़िक का, डांस का, आर्ट का, तो उसकी वजह से कुछ जगह लिटरेचर को बहुत रिस्पेक्ट भी दी जाती है। इंडियंस हॉस्पिटैलिटी के लिए जाने जाते हैं। तो ये सब हमारी इंडियन वैल्यूज़ हैं। गेस्ट को विथ रिस्पेक्ट और ऑफरिंग्स ट्रीट करना, ये हमारा बेसिक कर्तव्य है। ये वैल्यूज़ जो हैं इंडियंस को शो करती हैं। अब इनसे हमें क्या सीखने को मिल रहा है, मैनेजर्स को क्या करना चाहिए? तो मैनेजर शुड हैव विजन, शुड हैव रिस्पेक्ट फॉर अदर्स, शुड डेमोन्स्ट्रेट इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी मतलब हॉनेस्टी की प्रैक्टिस करना, कॉन्फिडेंट होना चाहिए, एम्पैथी शो करना चाहिए। चलिए आ जाते हैं यूनिट 5, इंडियन थॉट्स। अब भाई इंडियन थॉट्स क्या हैं? तो सबसे पहला लीडरशिप इन इंडियन थॉट्स। तो मैंने 4 बड़े बड़े जो हमारे फिलोसोफर्स हैं उनकी पॉइंट्स डाले हैं कि लीडरशिप होती क्या है। तो आप बिल्कुल पढ़ें। लीडरशिप बताने की कोई टॉपिक नहीं है, बट इंडियन थॉट्स में लीडरशिप है क्या। तो ये जो 4 व्यक्ति हैं, आप बोलेंगे ये तो इंडियंस हैं ही नहीं, तो ये इंडियन थॉट कैसे हुए? तो नहीं, इन्होंने इंडिया पे रिसर्च किया और इंडियन लीडरशिप क्या होती है उस पर अपने थॉट्स जाहिर किए थे। तो ये इसीलिए मैंने इन 4 पॉइंट्स को इंक्लूड किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वैल्यू एंड प्योरिटी ऑफ इंडियन माइंड्स। तो प्योरिटी ऑफ इंडियन माइंड्स का मतलब होता है कि माइंड को प्योर रखना, इविल थॉट्स और बिहेवियर्स को दूर रखना अपने आप से। फॉर एग्जांपल, अगर कोई ग्लास पानी से भरा है और वो बाहर से गंदा है, तो एक बार के लिए आप पानी पी सकते हो, लेकिन वो वही पानी का ग्लास अंदर से गंदा है और बाहर से साफ है, तो आप उसको नहीं पीओगे। और वही ग्लास बाहर से भी गंदा है, अंदर से भी गंदा है, तो आप तो उसको छुओगे भी नहीं। तो सेम वर्क विथ माइंड ऑल्सो। अगर आपका माइंड, आप दिखने में कैसे भी हो लेकिन अंदर से आप बहुत अच्छे हो, तो आपको लोग ट्रस्ट करेंगे। लेकिन आप अंदर से बहुत ही गंदे हो, बाहर से बहुत ही साफ हो, तो आपसे लोग दूर ही रहेंगे, ऑब्वियस सी बात। और आप दोनों ही जगह से गंदे होगे तो आपके तो पास लोग आने ही नहीं वाले हैं भाई साहब। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमको वैल्यूज़ और इंडियन माइंड्स की प्योरिटी के बारे में इस टॉपिक में लिखना था, तो वो हमने बहुत सारा इसमें वर्क डाला है। आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट और बना सकते हैं नोट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। मॉडल्स ऑफ मोटिवेशन। तो हमारे पास 4 मॉडल हैं मोटिवेशन के। सबसे बेस्ट कृष्णा मॉडल ऑफ मोटिवेशन। लॉर्ड कृष्णा अर्जुना को बताते हैं कि परफॉर्म योर ड्यूटी विदाउट थिंकिंग अबाउट द रिजल्ट। बिना रिजल्ट के सोचे आप अपनी ड्यूटी करते जाइए। अर्जुना को उसके खिलाफ जो सामने सेना खड़ी थी, वो अर्जुन सोच रहा था कि ये तो मेरे परिवार वाले हैं, लेकिन कृष्णा जी ने उसे स्पेसिफाई किया कि ये सामने अधर्म खड़ा है और अधर्म को तुमको ख़त्म करना है, क्योंकि ये धर्म युद्ध है। नेक्स्ट मॉडल है इंस्पिरेशन मॉडल। इंस्पिरेशन मॉडल में मोटिवेशन का कॉज आपको डिफाइन किया जाता है। इसके बाद AUM मॉडल है। A फॉर ऑल एनर्जी, U फॉर
पोटेंशियल एनर्जी एंड एम फॉर काइनेटिक एनर्जी, और इन सब का संगम बनाकर एक थ्योरी बनाई गई थी, ठीक है। मैप मॉडल है मानस अना प्राण। इट अंडरस्टैंड द इम्पैक्ट ऑफ इंस्पिरेशन ऑन 3 एलिमेंट्स: इंटेंस डिजायर टू बी वन विथ इंस्पिरेशन, मटेरियल कंडीशन एंड एनर्जी और लाइफ फोर्स। ये 3 जो चीज़ें डिस्क्राइब की गई हैं, मानस, अना और प्राण, इन तीनों एलिमेंट का इम्पैक्ट दिया गया है इंस्पिरेशन पे या मोटिवेशन पे। किसी व्यक्ति का इंटेंस डिज़ायर होता है इंस्पिरेशन देने का, मटेरियल कंडीशन देने का और एनर्जी देने का, तो वहाँ से भी आपकी मोटिवेशन बनती है। 5 फोल्ड और डेब्ट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जा सकता है। 5 ऋण क्या होते हैं किसी भी ह्यूमन को CSR के मायने में अगर देखा जाए तो? डेब्ट टू गॉड, जिस गॉड ने हमें इतना ब्यूटीफुल नेचर दिया है, ब्यूटीफुल गिफ्ट्स दिए हैं, फॉर एग्जांपल एयर, वाटर, फायर, फूड, वेजिटेशन, तो हमें उन्हें होनर करना चाहिए। एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज, कम से कम उन्होंने इतना यूसेज, हमारे जितना यूसेज तो नहीं किया, हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए छोड़ा, हमारे लिए कितना सारा सामान छोड़ दिया, सस्टेनेबल तरीके से उन्होंने यूसेज किया, तो उनके लिए भी हमारे पास एक डेब हो जाता है, ऋण हो जाता है। नेचर के लिए हमारे पास खूब ऋण है। प्लांट्स, एनिमल और नेचर जिनको हम कंज्यूम करते रहें, ठीक है। ट्री प्लांटेशन, आर्टिफिशियल नेस्ट बनाते हैं हम, इस तरीके के कार्यक्रम हमें करने चाहिए। एनिमल हेल्थ केयर करना चाहिए जिससे हम पेंट कर पाएँ नेचर के प्रति ऋण को। डेब्ट टू गेस्ट या फिर बोले तो जैसे हमारे यहाँ अतिथि संस्कार कहा जाता है सनातन संस्कृति में, तो ये हमारा चौथा ऋण है। डेब्ट टू सेज एंड टीचर्स, भाई सेज यूनिवर्सिटी नहीं, डेब्ट टू सेज माने संत, तो संतों के और गुरुओं के प्रति जो डेब है वो अनपेएबल है, क्योंकि उन्होंने जो अपना ज्ञान हमें दिया है और उससे हमने अपने आप को इतना बड़ा बना लिया है और वैल्यूएबल बना लिया है दुनिया के लिए, तो वो डेब तो उसका पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है। बस ये हम कर सकते हैं कि हाँ, हम उनकी रिस्पेक्ट कर सकते हैं, उनके बताए गए रास्ते पर चल सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के लिए अब आप बढ़िए, अपने घर पे बढ़िए, सो जाइए, जो करना है करिए। थैंक्स एंड रिगार्ड्स। CSR टॉपिक हमने ख़त्म कर लिया है, इसमें सारे मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने यूज़ किए हैं। फिर भी अगर कोई डाउट है आप कमेंट बॉक्स में लीव कीजिए या फिर अपना पर्सनल नंबर छोड़ दीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे DM करके समझा सकता हूँ। जय हिंद, जय भारत।